अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज आप लोगों को लिए चलता हूं 1957 में आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म नया दौर की तरफ। मेरा ख्याल है कि हमारे दर्शकों में 90% लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने इस फिल्म को जरूर देखा होगा, क्योंकि इस फिल्म को देखने के पीछे कई रीजन थे। बी आर चोपड़ा साहब की फिल्म थी, नैयर साहब का संगीत था, दिलीप कुमार साहब इसके हीरो थे और रफी साहब के इसमें गाने थे। यानी कि एक अच्छी फिल्म को बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जितने भी मवाद की जरूरत होती है, वो सारे का सारा मवाद इस फिल्म में मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद मजे की बात यह थी कि ये एक ऐसी फिल्म थी कि जिसे बनाने के लिए तीन तीन प्रोड्यूसर ने मना कर दिया था। कहानी अख्तर मिर्जा साहब की थी और कहानी बहुत ही अछूती सी थी, क्योंकि इसमें मैन वर्सेस मशीन ये कॉन्सेप्ट था उस कहानी का, और बहुत ही खूबसूरती के साथ उस कहानी को लिखा भी गया था। लेकिन शायद ये उस दौर की कहानी थी कि जब लोगों को ये बात उस तरह से पसंद नहीं आती थी, या लगता था कि इस तरह की फिल्में कामयाब नहीं हो पाएंगी। वजह यह हुई कि इसमें जो मशीन और इंसानों की जो एक आपस की एक तकरार दिखाई गई थी, तो अख्तर मिर्जा की इस कहानी को जब प्रोड्यूसरों ने सुना तो उन्होंने साफ कहा कि भाई, आपकी कहानी में कोई दम नहीं है। फिल्में तो वो चलती हैं कि जिनकी कहानियां जोरदार होती हैं, और ये मशीन और ये तांगा वाला और ये आरा और ये सब कुछ जम नहीं रहा है। नतीजा ये हुआ कि कहानी तो लिखी जा चुकी थी, लेकिन चूंकि प्रोड्यूसर्स तैयार नहीं हो रहे थे तो फिल्म सेट पे नहीं जा पा रही थी। ऐसे में बी आर चोपड़ा साहब ने चाहा कि इस फिल्म को बनाए। अब जब बी आर चोपड़ा साहब ने इस फिल्म पे हाथ दिया तो उन्होंने दिलीप साहब से कांटेक्ट किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि इस फिल्म में आप काम करें। दिलीप साहब को महबूब साहब ने बताया, महबूब खान ने बताया कि यह फिल्म चलने वाली नहीं है, चोपड़ा साहब बनाएंगे तो जरूर, लेकिन ये तांगे वाले और ये कुछ कहानी में कुछ ऐसा दम नहीं है, और न ही कोई रोल में ऐसा दम है। महबूब खान साहब की यह बात सुनने के बाद दिलीप साहब ने मना कर दिया कि नहीं साहब, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इस कहानी को करने में। बात फिर रुक गई। लेकिन फिर जब अशोक कुमार जी ने इस कहानी को सुना तो उन्होंने दिलीप साहब से कहा कि आप इस फिल्म को जरूर कीजिए। ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और इसमें अदाकारी का बहुत ही जबरदस्त मौका मौजूद है, और मुझे यकीन है कि अगर ये फिल्म आपने किया तो ये आपके कैरियर में एक माइलस्टोन साबित होगा। अशोक कुमार की बात को दिलीप साहब ने बहुत इज्जत दी और कहा कि जब आप कह रहे हैं तो फिर मैं इस फिल्म को कबूल किए लेता हूं, और इस तरह से नया दौर को दिलीप साहब ने कबूल कर लिया। उनके मुकाबले में हीरोइन का इंतखाब जब हुआ तो वो थी मधुबाला जी, अपने जमाने की बेमिसाल बेहद हसीन औरत कि जिनकी हंसी पे जमाना फिदा होता था, और दिलीप साहब और मधुबाला की जोड़ी, भाई क्या कहना। तो ऐसे में फैसला यह हुआ कि दिलीप साहब के मुकाबिल मधुबाला जी काम करेंगी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। अब हुआ कुछ यूं कि रफ्ता रफ्ता दिलीप साहब और मधुबाला जी, इनकी मोहब्बतें परवान चढ़ने लगी, और इनकी जो मोहब्बतें परवान चढ़ रही थी तो ये सारी कहानी मधुबाला जी के पिता यानी कि उनके वालिद साहब की निगाहों में आ रही थी, और इस बात से वो बड़े परेशान रहने लगे कि भाई ये क्या सिलसिला चल रहा है। तो ऐसे में उन्होंने चाहा कि किसी भी तरह से इस रोमांस को रोका जाए। अब हुआ यह कि उसी दौरान 10 दिन की शूटिंग हो चुकी थी, और 10 दिन की शूटिंग के बाद अब सेकंड शेड्यूल के लिए यह तय किया गया कि अब इसकी अगली शूटिंग भोपाल में की जाएगी। अब जब भोपाल जाने की तैयारियां शुरू हुई तो अतउल्ला साहब ने कहा कि मैं अपनी बेटी को भोपाल जाने नहीं दूंगा, भला से उसे यह फिल्म छोड़नी पड़े। क्या हुआ उसके बाद मैं आपको आगे भी बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आगे की कहानी की तरफ। जब अतउल्ला साहब ने इनकार कर दिया कि मेरी बेटी तो भोपाल नहीं जाएगी, तो चोपड़ा साहब बड़े कश्मकश में पड़ गए कि भाई अब क्या किया जाए। उन्होंने गुस्से में कहा कि अगर हमारी फिल्म में आपकी बेटी का कोऑपरेशन नहीं मिला, आपका साथ नहीं मिला, और हमें फिल्म में नुकसान हुआ, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं आप पे मुकदमा करूंगा। अतउल्ला खान साहब ने कहा कि आपकी जो मर्जी आप करें, लेकिन मेरी बेटी
भोपाल नहीं जाएगी। एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया। चोपड़ा साहब भी भाई बड़े टनटने वाले आदमी थे, वो कहाँ खामोश रहने वाले थे। उन्होंने मुकदमा कर दिया मधुबाला जी और अताउल्ला खान साहब पे। मुकदमे की पेशी हुई और मजे की बात यह हुई कि इसमें मुकदमा चोपड़ा साहब जीत गए। मुकदमा तो चोपड़ा साहब जीत गए, लेकिन दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी की मोहब्बत हार गई, क्योंकि उसके बाद उन दोनों के दरमियान एक नफाक पैदा हो गया, एक तनाजा पैदा हो गया, कुछ जज्बाती एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और इसकी वजह यह हुई कि उस मुकदमे के दौरान जो गवाहियां देनी थी और जो बातें हुई थी, तो उसमें दिलीप साहब का जो बयान था वो चोपड़ा साहब के पक्ष में था। अब इन्हें शिकायत हुई कि भाई मोहब्बत मुझसे है और आप बयान दे रहे हैं चोपड़ा साहब के पक्ष में। लेकिन बात यहां पक्षपात की नहीं थी, बात तो यहां पर थी कि जो हकीकत है, क्योंकि चोपड़ा साहब को जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़े बजट की फिल्म थी, तो 10 दिनों की शूटिंग का मतलब ये कि एक बहुत बड़ा नुकसान। तो बहरहाल चोपड़ा साहब तो मुकदमा जीत गए और मधुबाला जी को उस फिल्म से निकाल दिया गया, या उन्होंने फिल्म छोड़ दी, जो भी आप कह लीजिए। अब सवाल आया कि फिल्म की नेक्स्ट फिल्म कौन होगी। ऐसे में अल्टीमेट चोपड़ा साहब के दिमाग में एक ही नाम आया, विजयंतीमाला जी का। और जैसे ही विजयंतीमाला जी का नाम चोपड़ा जी के दिमाग में आया, दिलीप साहब ने भी उसे रिकमेंड कर दिया। और फिर इस तरह से नया दौर की जो अब नई हीरोइन बनी वो थी विजयंतीमाला जी। फिल्म एक बार फिर जोर शोर से बनना शुरू हुई और बहुत ही तेज रफ्तारी से बनी। हालांकि अड़चने बीच में थोड़ी बहुत तो इस तरह की फिल्मों में जब बड़ी फिल्में बनती हैं तो आती हैं, लेकिन हर तरह की अड़चनों का मुकाबला करते हुए, कामयाबियां तय करते हुए ये फिल्म बिल्कुल कामयाबी से आखिरी मंजिल तक पहुंच गई। फिल्म में संगीत दिया था ओ.पी. नैयर साहब ने, कमाल का संगीत था। रफी साहब, आशा भोसले जी की आवाजें थी। दिलीप साहब, विजयंतीमाला, साथी थे जॉनी वाकर, नजीर हुसैन और भी उनके सहयोगी कलाकार। और उनमें जो भी अदाकार थे नया दौर में, यूं समझ लीजिए कि हर छोटे से छोटा अदाकार ऐसा लगता था कि किसी मोती की तरह अपने किरदार में फिट किया हुआ है। फिल्म तो जबरदस्त कामयाब रही। फिल्म फेयर अवार्ड्स दिलीप साहब को भी मिला बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नैयर साहब को भी मिला। और इस तरह से बहुत ही खुशियों का एक माहौल रहा और नया दौर एक कामयाब तरीन फिल्म साबित हुई। अब 1983 में एक बार फिर से चोपड़ा साहब ने इसे दोबारा बनाने की कोशिश की। नाम था मजदूर। दिलीप साहब फिल्म में मौजूद थे और पुरानी फिल्म से, यानी कि 1957 वाले नए दौर से कुछ आर्टिस्टों को भी रिपीट किया गया था, जिनमें जॉनी वाकर थे और नजीर हुसैन साहब थे। ये फिल्म भी अच्छी खासी चली, लेकिन जो बात नया दौर में पैदा हुई थी या जिस तरह से लोगों ने उस फिल्म की पजीराई की थी, वो मोहब्बत या वो पजीराई इस मजदूर के हिस्से में तो नहीं आई। बहरहाल फिल्म कामयाब ही रही। इसके बाद आगे बढ़ते हुए सन आया 2007 का। अब ये 2007 का जो साल था, तो ये वो साल था, बल्कि ये वो दौर शुरू हो चुका था कि जब पुरानी फिल्मों के, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के कलर वर्जन वो आने शुरू हो गए थे। ऐसी कई फिल्में थी जिनके कलर वर्जन मार्केट में आ चुके थे। तो उसमें एक ये भी फिल्म थी नया दौर के, जिसको कलराइज वर्जन में एक बार फिर से 2007 में पेश किया गया। एक नया फ्लेवर था, एक बिल्कुल नया लुत्फ था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ख्याल है कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि एक ओरिजिनल कलर का होना और किसी चीज को कलर करके पेश करना, तो दोनों में जरा फर्क हो जाता है। और हमारी ऑडियंस तो इतनी तेज नजर हो चुकी है कि वो आसानी से हर चीज को गवारा नहीं कर पाती। हालांकि ये वर्जन भी चला, हम इसे नाकाम तो नहीं कर सकते, क्योंकि नया दौर जो बैनर था और नया दौर जो फिल्म थी उसका अपना एक ऑरा था। तो उस हिसाब से ये 2007 वाली जो फिल्म थी कलर वाली, ये भी अच्छी खासी चली। और यूं समझ लीजिए कि नया दौर हमारे इंडस्ट्री में जो बड़ी फिल्में बनी हैं, या चोपड़ा साहब ने अपने बैनर तले जो फिल्में बनाई, उनमें नया दौर का एक अपना अलग ही मकाम है। तो आज हमने आपके सामने बातें की नए दौर की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बातें तो हमने कह दी, लेकिन गानों की झलक नहीं दिखाई मैंने। तो चलिए नए दौर के गानों की
छोटी छोटी झलक आपके सामने पेश कर रहा हूं। आइए लुत्फ लेते हैं। आना है तो आ रहा में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उड़े जब जब जुल्फे तेरे कंवरियों का दिल मचले, तो ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू, रेशमी सलवार कुर्ता जाले का, रूप सहा नहीं जाए नखरे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने फौलाद, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे। तो ये थी वो झलकियां उस खूबसूरत से फिल्म की। ऐसे फिल्म जो आज भी हम देखते हैं तो लुत्फ आ जाता है। और सच पूछिए तो नया दौर के कुछ फ्रेम्स में, कुछ सीन में दिलीप साहब ने इस अदाकारी का मुजाहरा किया है, मैं समझता हूं कि दिलीप साहब का ही हिस्सा है। और वाकईतन ये बात बिला किसी शक के कही जा सकती है कि हमारी इंडस्ट्री के बेहतरीन फनकार अगर कोई है, नंबर 1 तो दिलीप कुमार साहब हैं। और अदाकार क्या, वो तो बिल्कुल एक अदाकारी का पूरा एक अदारा है, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग है वो। तो बैरकफ जयंती माला जी भी अपने अल्हड़ अदाओं के साथ बहुत ही कामयाब थी। जॉनी वाकर जी का तो खैर क्या कहना। तो इस तरह से ये फिल्म जो थी वो आज भी अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं और इस फिल्म का लुत्फ ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज, नमस्कार।